everyone, I'm Lavi Sengar, Flutter developer and tutor at DeckTech. So, in the last video, we have discussed about the course structure. In this session, we will be learning about Flutter Foundations, the series of how to become a Flutter developer with AI integration, and this is the first module. In this module, we will be learning about what is Flutter and why choose it. Flutter क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करना चाहिए. Meet Dart, the language of Flutter. Dart जो Flutter के लिए लैंग्वेज है, Flutter एक फ्रेमवर्क है और Dart लैंग्वेज है, तो उसके बारे में हम उसके बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. थर्ड, द सेटअप Flutter SDK एंड VS कोड. Flutter SDK कैसे सेटअप होता है, VS कोड कैसे सेटअप होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कीपिंग योर कोड क्लीन. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जैसे कि कौन सा हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, कौन सा आर्किटेक्चर हमारे एप्लीकेशन बनाने के टाइम पर हमें यूज़ करना चाहिए हमारे कोड में, जिससे वो स्केलेबल रहे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे. द हार्ट ऑफ फ्लटर, विजिट्स. विजिट्स भी हमें कैसे यूज़ करने चाहिए, कौन कौन से विजिट्स हम यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लाइव बिल्ड आवर फर्स्ट UI स्क्रीन, और हम हमारी पहली UI स्क्रीन इससे बनाएंगे. What is Flutter? Flutter क्या है? Flutter एक UI टूल किट है जिसको गूगल ने डेवलप किया था, जो नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस पे ब्यूटीफुली रन हो सकती है विद अ गुड एंड UI. सिंगल कोड बेस होता है जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रन हो सकता है, जैसे कि एंड्रॉयड, iOS, वेब, macOS, Linux एंड डेस्कटॉप के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. इसके की फीचर्स क्या हैं? अगर हम फ्लटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फीचर भी होगा जिसकी वजह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेस्ट की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है फास्ट डेवलपमेंट, हॉट रीलोड. फ्लटर में हम हॉट रीलोड फीचर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अगर कोई भी चेंज हमारे कोड के टाइम पर करते हैं तो वो इंस्टेंटली हमारी एप्लीकेशन में दिख जाता है, जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं. सेकेंड आता है प्लगइन सिस्टम एंड पैकेज इकोसिस्टम. फ्लटर की खुद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है pub.dev करके, जहाँ पर हमें सारे प्लगइन सिस्टम्स, पैकेजेस मिल जाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस के लिए, जैसे कि एनिमेशन के लिए, या कोई हमें नेव बार यूज़ करना है, या फिर कोई ऐप बार यूज़ करना है एप्लीकेशन के लिए, तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ विजिट्स उस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, जो डिफरेंट प्लगइन्स होंगे, डिफरेंट पैकेजेस होंगे. थर्ड है एक्सप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल UI. कुछ एक्सप्रेसिव और ब्यूटीफुल UI भी बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि हम फ्लटर में कंट्रोल कर सकते हैं एक एक पिक्सल को, कि हम जैसे जैसे एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एक एक पिक्सल हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बेसिस पर UI बहुत अच्छी बन सकती है. फोर्थ है हाई परफॉर्मेंस. क्योंकि मैंने बताया था कि नेटिवली कंपाइल्ड है, तो नेटिवली कंपाइल्ड का मतलब होता है कि जो भी हम फ्लटर में हम कोड करते हैं वो आर्म या फिर x64 कंपाइलर के थ्रू डायरेक्टली कंपाइल होता है मशीन कोड में, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट काइंड ऑफ नेटिव प्लेटफॉर्म्स पे हाई हो जाती है. फिफ्थ है हमारा ग्रोइंग कम्युनिटी. फ्लटर की बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इसमें डेली मिलियंस ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्लगइन में, पैकेज में आती है तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, इवन दो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है, क्योंकि इसकी ग्रोइंग कम्युनिटी है, कम्युनिटी बड़ी है, ज़्यादा लोग हैं, तो हम बहुत अच्छे से किसी भी इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं. इन दिस स्लाइड हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ डार्ट. अब फ्लटर जब गूगल ने डेवलप करी तो गूगल को क्यों नीड पड़ी डार्ट की. डार्ट एक लैंग्वेज है, फ्लटर फ्रेमवर्क है. फ्लटर फ्रेमवर्क पे वर्क करने के लिए डार्ट का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ डार्ट लैंग्वेज. डार्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि डार्ट के अंदर हम वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ UPS कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. डार्ट हाई परफॉर्मेंस UI मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए यूज़ किया गया है. डार्ट के अंदर जो सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है आपके लिए, क्योंकि वो C स्टाइल सिंटेक्स है. आपने C#, जावा स्क्रिप्ट में जो भी सिंटेक्सेस को यूज़ किया है वो उससे बहुत मैचिंग होता है, तो डार्ट को पढ़ने में और उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता
और वो बहुत इजी टू रीड हो जाता है, इजी टू लर्न हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। डार्ट कोड को जब हम कंपाइल कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें 2 कंपाइलर्स की नीड पड़ती है जो डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का मतलब है जब भी हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस टाइम पे हमें हॉट रीलोड फीचर मिलता है। वो फीचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम मिली सेकेंड्स के अंदर कोई भी चेंज देखना चाहते हैं, जब भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो इजीली हम देख सकते हैं। जस्ट हमें सेव करना है और वो चेंज हमें हमारे एप्लीकेशन में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है AOT, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, जो इंश्योर करता है कि हमारी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा है जैसे ही वो स्टार्ट हो रही है या डिप्लॉय हो रही है। जब हम हमारी एप्लीकेशन को किसी भी ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करने के लिए डालते हैं तो उस टाइम पे उसका हर उस डिवाइस के अकॉर्डिंग नेटिव कोड बन जाता है। वो डिवाइस के अकॉर्डिंग जो नेटिव कोड बनता है वो फास्ट करता है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को, जो काम करता है अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। ये दोनों कंपाइलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। डार्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर इन दोनों कंपाइलेशन का यूज़ नहीं करा जाता है तो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और स्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हिंडर करती है, और ये दोनों कंपाइलर्स SDK में ऑलरेडी आते हैं। डार्ट का थर्ड फीचर है फर्स्ट क्लास सपोर्ट फॉर फ्यूचर्स एंड स्ट्रीम्स। फ्यूचर्स एंड स्ट्रीम्स रियल टाइम डेटा चेंजिंग के लिए यूज़ आता है, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। असिंक और अवेट सिंटेक्स का उसके साथ यूज़ किया जाता है। असिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है, वो भी हम हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे जब हमारे पास API कॉलिंग या फिर लॉजिकल हैंडलिंग के मॉड्यूल्स आएंगे। उस टाइम पे उस टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि डार्ट कैसे वर्क करता है। इस एग्जाम्पल में void main हमने एक फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन सबसे पहले यूज़ आता है, मतलब कि जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी तो रन होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब ये डोर है उस एप्लीकेशन का। अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो एप्लीकेशन रन करने में बहुत दिक्कत आएगी और एप्लीकेशन रन होगी ही नहीं। नेक्स्ट हमने लिया है स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एलिस। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है दैट इज़ अ डेटा टाइप। डेटा टाइप्स C, जावा, आपने कई जगह डेटा टाइप्स पढ़े होंगे। अगर हम डार्ट की बात करें तो हमारे पास स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बूलियन, डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी है इंट एज इक्वल्स टू 30। ये भी हमने डेटा टाइप लिया है, और एज एंड नेम यहाँ पे एक वेरिएबल है जो हमने डिफाइन करे हैं। स्ट्रिंग मैसेज, यहाँ पर मैसेज एक वेरिएबल है और स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है कि उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है, मतलब कि वो वेरिएबल में कौन सी टाइप की वैल्यू आ सकती है। जैसे कि जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी वो डबल कोट्स में लिखी जाएंगी या फिर सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। माई नेम इज़ $name। मैंने यहाँ पर डॉलर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो वैल्यू वहाँ पर नेम में है उस वेरिएबल की, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी जो हमने डॉलर साइन से रिप्रेजेंट कर रखी है। डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करने पे वो वैल्यू वहाँ से उस वेरिएबल से गेट करने के लिए यूज़ होती है। एंड आई एम $age years old। डॉलर के साथ हमने वापस से एज यूज़ किया है क्योंकि वो वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर गेट कर रहा है। प्रिंट मैसेज, जो भी हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट कहाँ होगा, टर्मिनल में या कंसोल में। तो जो भी हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हमने प्रिंट सिंटेक्स के थ्रू मैसेज डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास कर दिया है। जब हम डार्ट सिंटेक्स लिखते हैं उस टाइम पर हमें याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल या फिर हम कोई भी ऐसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं या कोई भी हम डिफरेंट डेटा टाइप को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो एंड में सेमीकोलन इज़ मस्ट है, नहीं तो एरर्स आएंगी। इसका आउटपुट जब हम इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा माई नेम इज़ एलिस एंड आई एम 30 years old। यहाँ पर माई नेम इज़ तो सेम आ गया, डॉलर नेम की जगह एलिस आ गया जो स्ट्रिंग नेम में डिफाइन था। एंड आई एम 30 years old जो इंट एज इक्वल टू 30 में डिफाइन था वो यहाँ पर डॉलर एज की जगह 30 आ गया एंड ईयर्स ओल्ड सही बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट हो गया। तो ये इस तरीके से कोड वर्क करता है।
इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हम फ्लटर का कैसे सेटअप कर सकते हैं। फ्लटर को रन करने के लिए उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पूरा हमारे सिस्टम में सेटअप करना पड़ता है। उसका फर्स्ट स्टेप है इंस्टॉल द फ्लटर एसडीके। फ्लटर एसडीके को flutter.dev पे जा करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। उसका स्टेप है आपको अपने ब्राउज़र में flutter.dev सर्च करना है, देन आपको वहाँ पर फ्लटर की वेबसाइट पर जा करके फ्लटर एसडीके इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है, मैक है तो मैक के लिए इंस्टॉल करना है। जो भी आपका ओएस है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग फ्लटर की एसडीके डाउनलोड करनी है। फ्लटर की एसडीके .zip फाइल में डाउनलोड होती है। जब वो डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड फोल्डर में जा करके उसको अनजिप करना है और अनजिप करके उसका जो पाथ है /bin तक, वो हमें अपने एनवायरनमेंट पाथ वेरिएबल में सेट करना है। वो जब सेट हो जाए उसके बाद हमें VS कोड भी इंस्टॉल करना है। हम VS कोड एडिटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज एक फ्री है एंड बहुत पावरफुल एडिटर है। इवन दो VS में हम ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज का कोड बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी टू मेंटेन होता है और इजी टू रीड भी होता है। उसमें डिफरेंट कलर फॉर्म्स होते हैं जो हमारे कोड को रीडेबल बनाते हैं। थर्ड हमारा आता है इंस्टॉल VS कोड एक्सटेंशंस। जब VS कोड आप VS कोड की वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल कर लेंगे, उसको ओपन करेंगे तो उसमें VS कोड में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक पजल ब्लॉक जैसा साइन दिखेगा। यहाँ पर कुछ और भी साइंस बने होंगे। यहाँ पर होगा एक पजल ब्लॉक की जैसा साइन, जिसको आप अगर होवर करेंगे इसके ऊपर तो एक्सटेंशंस लिखा आएगा। वहाँ पर जाकर के आपको डार्ट और फ्लटर के एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है। वो जब प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद आप या तो CMD में या फिर अपने VS कोड के टर्मिनल में फ्लटर डॉक्टर ये कमांड आप टाइप करें। फ्लटर डॉक्टर जैसे ही आप कमांड देंगे तो वो आपके सिस्टम में जो फ्लटर को यूज़ करने के लिए एनवायरनमेंट सेटअप नीडेड है उसके आगे ग्रीन या फिर रेड कलर का चेकबॉक्स दिखा देगा। अगर ग्रीन है सारे, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्लटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर रेड है दैट मीन्स वो प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? मान लीजिए अगर आप विंडोज़ में रन कर रहे हैं तो आपको इसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो एंड जावा के एसडीके भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और जावा की एसडीके इंस्टॉल करने के लिए ओरेकल से डाउनलोड करके उसका पाथ ENV में सेट करना होगा java_home के थ्रू। अगर आप मैक में हैं तो आपको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है, बट आपको Xcode इंस्टॉल करना होगा। ये दोनों प्रोसेसेस दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट हैं। अगर आप फ्लटर डॉक्टर रन करते हैं और ऐसी कोई भी एरर्स आती है जो प्रॉब्लमेटिक हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना नेसेसरी है। अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा। लास्ट है सेटअप ऑफ एन एमुलेटर और अ डिवाइस। एमुलेटर मतलब आपके सिस्टम में ही एक वर्चुअल डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। एमुलेटर इंस्टॉल करने के लिए दोनों ही OS के लिए, विंडोज़ के लिए एंड मैक के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। Xcode की अगर आप मैक में हैं तो Xcode के थ्रू आप iOS एमुलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू इंस्टॉल करके। अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, एमुलेटर्स को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की भी नीड पड़ती है, और अगर वो शॉर्टेज है तो उसके लिए आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं USB केबल के थ्रू। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जा कर के अबाउट द फ़ोन ढूंढना है और उसके अंदर बिल्ड नंबर को 7 टाइम टैप करना है। उससे आपके फ़ोन में डेवलपर सेटिंग्स इनेबल हो जाती हैं। फिर आपको फ़ोन की सेटिंग्स में USB डिबगिंग सर्च करना है और उसको ऑन करना है एंड यू आर रेडी टू गो। ये सारे स्टेप्स होने के बाद यू कैन ईजिली रन फ्लटर ऑन अ डिवाइस। ये सारे स्टेप्स सेटअप होने के बाद यू आर रेडी टू रन योर फर्स्ट एप्लीकेशन इन फ्लटर ऑन अ डिवाइस। अब हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, अवॉइडिंग स्पागेटी कोड। स्पागेटी कोड का मतलब होता है कोई भी ऐसा कोड लिखा हुआ जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है या बहुत मैसी है या बहुत क्लटर है। अगर उस कोड के अंदर कोई भी डिफरेंट
स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, जैसे कि होम स्क्रीन में ही पोस्ट स्क्रीन या सेटिंग स्क्रीन्स का कोड डाल देते हैं यूआई का या फिर एपीआई का, तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है और लैग भी करता है एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर हम कोई भी ब्रेक नहीं देते हैं किसी भी फीचर से रिलेटेड, जैसे कि ऑनबोर्डिंग का एक अलग, ऑनबोर्डिंग अपने आप में एक अलग फीचर है, तो उसका फोल्डर डिफरेंट बनेगा। किसमें? हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में ही। फीचर्स में हम डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्डर्स डाल सकते हैं, जैसे कि पोस्ट का अलग, होम का अलग, ऑनबोर्डिंग का अलग, मेन्यू का अलग। अगर किसी भी कोड में बहुत ज़्यादा वार्निंग्स हैं तो भी वो लैग करेगा एप्लीकेशन, तो हमें वो भी हटानी होती है। ये सब एक स्पागेटी कोड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है और टेस्टिंग के टाइम पे दिक्कत देता है। ऑल्सो अगर हम स्पागेटी कोड मैनेज नहीं करके चलते हैं तो टेस्टिंग के टाइम पे अगर हमें सिंगल फाइल में कोई भी चेंज करना है तो हो सकता है कि वो चेंज बाकी दूसरी फाइल्स में भी अफेक्ट करे, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर उस फीचर से रिलेटेड नहीं है वो फाइल्स तो उनमें वो कोड अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग में हैं। क्लीन आर्किटेक्चर, MVVM, MVP, हम डिफरेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी रिसेंट में सबसे लॉन्च जो हुआ है वो है क्लीन आर्किटेक्चर। वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। फॉर लॉजिक, UI, डेटा लेयर्स डिफरेंट हैं, कोड रीयूजेबल है, टेस्टेबल है, इजी टू मैनेज है। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रक्चर यूज़ आ रहा है अभी करंट में तो वो है क्लीन आर्किटेक्चर। हर लेयर की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी भी लेयर में कोई पर्टिकुलर यूज़ आ रहा है तो पर्टिकुलर यूज़ सिर्फ उस पर्टिकुलर फीचर के लिए ही यूज़ आएगा, किसी और फीचर के लिए वो यूज़ नहीं आएगा। दैट मीन्स सिंगल लेयर में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारा लिव फोल्डर होता है। लिव फोल्डर के अंदर मेन डॉट डार्ट हमारा ऐप एंट्री पॉइंट है। मेन डॉट डार्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है। देन है इंजेक्शन कंटेनर डॉट डार्ट, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज़ आता है। दैट मीन्स गेट इट अदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, तो वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे। अदर देन दिस, अब हम आते हैं क्लीन आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर पे। देयर विल बी 2 फोल्डर्स, एक होगा कोर, नेक्स्ट होगा फीचर्स। कोर के अंदर जितनी भी यूटिलिटीज़ फाइल हैं जो रीयूज़ हो सकती हैं, जैसे कॉन्स्टेंट्स हो गए, एरर्स हो गए, एरर हैंडलिंग फाइल्स हो गई, सारी कोर में आएंगी। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स मॉड्यूल, जिसके अंदर ऑनबोर्डिंग, सेटिंग्स, होम, ऐसे करके डिफरेंट फीचर्स के फोल्डर्स हमें बनाने पड़ते हैं। उसके अंदर हमारी 3 लेयर्स आएंगी, डेटा लेयर, डोमेन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा लेयर के अंदर जितना भी एपीआई कॉलिंग का डेटा है या फिर एपीआई कॉलिंग लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, वो सारा डेटा लेयर में आता है। डेटा सोर्सेज क्लास रहती है, मॉडल्स रहेंगे और रिपोजिटरीज रहेगी। जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा डोमेन के रिपोजिटरीज का। डोमेन लेयर के अंदर बिजनेस लॉजिक्स आते हैं, जैसे कि एंटिटीज़ में हमारे प्रोवाइडर्स के मॉडल जो होते हैं वो आते हैं। रिपोजिटरीज़ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। यूज़ केसेस एज एन सर्विस क्लास है। डोमेन लेयर में हमारे बिजनेस लॉजिक के पार्ट आते हैं। थर्ड है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, जो UI लेयर है, जिसके अंदर पेजेस, ब्लॉग और प्रोवाइडर से रिलेटेड पूरा डेटा आता है। पेजेस के अंदर हमारा UI पार्ट रहेगा, जो भी हमें विजिट्स बनाने हैं या फिर जो भी हम अपनी क्लास बना रहे हैं, जो UI पे दिखेगी डायरेक्टली। तो ये हमारा है पूरा क्लीन आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर, और ऐसे ही हमें हमारे सारे एप्लीकेशंस में फॉलो करना है। द हार्ट ऑफ फ्लटर, एवरीथिंग इज़ अ विजिट। अब विजिट क्या होता है? सपोज मैंने अभी VS कोड का एडिटर का एग्जाम्पल दिया था। इसके अंदर अगर ये पार्ट बना हुआ है तो ये एक विजिट है, अगर इसके अंदर ये पार्ट्स बने हुए हैं तो ये एक विजिट्स हैं। सेम हमारी एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है।
हमारी एप्लीकेशन में जो भी स्क्रीन होती है उस यूआई में जितने भी वो विजेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारी एप्लीकेशन की यूआई है और इसके अंदर अगर यहाँ पर स्लाइडर चल रहा है तो ये एक विजेट है। कुछ टेक्स्ट लिखा है, दैट इज़ ऑल्सो अ विजेट। कोई इमेज बनी है, कोई आइकन है, दैट इज़ ऑल्सो अ विजेट। मतलब जितना भी कंटेंट हमारी यूआई में दिख रहा है फ्लटर के अकॉर्डिंग वो एक विजेट है। विजेट लीगो ब्रिक्स की तरह है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रिक्स होते हैं और एक मेंटेनेबल और एक्सप्रेसिव यूआई बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट प्लस आइकन दोनों बटन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल विजेट्स मिल करके एक रीयूजेबल विजेट या फिर एक कॉम्प्लेक्स विजेट को भी क्रिएट कर सकते हैं। बटन यहाँ पे एक विजेट है, टेक्स्ट भी एक विजेट है, लेआउट जब भी हम लेआउट बना रहे हैं तो उसमें पैडिंग, अलाइनमेंट हमें डिफरेंट विजेट्स की देनी होगी। हमारा पूरा ऐप भी एक विजेट है। जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक आती है, ऊपर टॉप पे एक बार आता है, उसको हम बोलते हैं ऐप बार। जो ऐप की बॉडी होती है पूरी उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड विजेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई यूआई बना रहे हैं या हमारी एप्लीकेशन में हम कोई यूआई देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले होता है ऐप बार। फिर मान लीजिए कोई स्लाइडर है तो वो भी एक विजेट है, कोई टेक्स्ट है वो भी एक विजेट है। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले है ऐप बार। स्कैफोल्ड विजेट ये पूरे यूआई को एक सिंगल पेज में रिप्रेजेंट करता है। फिर है टेक्स्ट फील्ड विजेट, देन है हमारा कॉलम विजेट। जितने भी विजेट्स हमारे वर्टिकल में आते हैं वो है कॉलम विजेट में आएंगे। फिर है हमारा बटन विजेट, अगर कोई बटन है जिस पर सबमिट लिखा है तो वो इसमें आएगा। इमेज भी एक विजेट है, अगर कोई इमेज है, कोई आइकन है तो वो भी एक विजेट है। तो ये पूरी मिलकर के एक यूआई बनाती है और हमारे पूरे ऐप को भी एक विजेट बनाती है। इस स्लाइड में हम स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। विजेट्स बहुत तरीके के होते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल एंड कंज्यूमर विजेट्स यूज़ आएंगे जब हम स्टेट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई क्लास बना रहे हैं तो हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ता है विजेट से कि वो स्टेटलेस रहेगी या फिर स्टेटफुल रहेगी। तो स्टेटलेस का मतलब क्या होता है? स्टेटलेस का मतलब होता है जो टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, दैट मीन्स जो जिसका कंटेंट स्टैटिक हो, मतलब वो एक इम्यूटेबल विजेट है जो चेंज नहीं होता है, स्टैटिक रहता है। स्टेटफुल में म्यूटेबल विजेट्स है जो चेंज हो जाता है, जिसका कंटेंट डायनामिक है। स्टेटलेस में डेटा एक बार ही पास होगा और वो फाइनल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बट स्टेटफुल में इंटरनल स्टेट को होल्ड करके रखता है और उसके अंदर डेटा चेंज हो सकता है। जब रियल टाइम कोई भी डेटा आ रहा है तो वो अपडेट हो सकता है। स्टेटलेस विजेट में बिल्ड मेथड एक बार ही कॉल होता है। मैंने रन किया एप्लीकेशन को और अगर वो क्लास स्टेटलेस विजेट है तो वो एक बार में ही जो भी चेंजेस हैं वो दिखा देगा। मैं दोबारा से अगर उसमें कोई चेंज करूँगी बिना रन करे या फिर रियल टाइम पे कोई भी डेटा आएगा वो अपडेट नहीं होगा। बट स्टेटफुल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी डेटा आ रहा है तो सेट स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट टूल्स के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि स्टेटलेस विजेट में अगर हम गेटेक्स का यूज़ करते हैं तो भी हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। पर अगर हम कोई भी स्टेट मैनेजमेंट टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बिल्ड मेथड सिर्फ एक बार ही कॉल होगा और स्टेटफुल में बिल्ड मेथड सेट स्टेट के थ्रू कॉल होगा। परफॉर्मेंस स्टेटलेस विजेट की लाइट वेट और ईजियर होती है क्योंकि उसमें कोई भी बार बार स्टेट बिल्ड होने का चांस नहीं होता। स्टेटफुल में परफॉर्मेंस थोड़ी सी हैवी हो जाती है क्योंकि स्टेट बिल्ड होने का चांस होता है। लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नहीं होती इसमें लाइफ साइकिल बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स विजेट्स नहीं होते, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। बट इसमें
पूरी लाइफ साइकिल में चेंजेस रहते हैं, इनिट स्टेट, डिड अपडेट, ऐसे करके पूरी एक लाइफ साइकिल बनाता है। लाइफ साइकिल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इनिट स्टेट, डिड अपडेट, डिड चेंज डिपेंडेंसीज, डिस्पोज, जो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए पूरी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यूज़ केसेस का बहुत सिंपल है, टाइटल्स, आइकन्स, लेबल्स जो चेंज नहीं होंगे, जिनमें कोई भी स्टेट का चेंज नहीं है या फिर कोई कंट्रोलर यूज़ नहीं हो रहा है, वो स्टेटलेस विजेट के यूज़ केसेस में आ जाएंगे। बट जैसे फॉर्म्स, काउंटर्स, चेक बॉक्सेस, जहाँ पे स्टेट चेंज होने के चांसेस हैं, वो स्टेटफुल विजेट में आएंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे फ्लटर लाइफ साइकिल। कोई भी विजेट को बिल्ड करने के लिए एक लाइफ साइकिल नीडेड होती है। एंड्रॉयड की डिफरेंट है, फ्लटर की भी थोड़ी डिफरेंट है। फ्लटर में सबसे फर्स्ट है क्रिएट स्टेट। जैसे ही कोई विजेट बिल्ड होगा या वो बिल्ड होने की कंडीशन में आएगा तो सबसे फर्स्ट जो कॉल होगा वो होगा क्रिएट स्टेट, जो एक सेफ स्टेट बना देती है उस विजेट के लिए। सेकंड है इनिट स्टेट, जो वन टाइम कॉल होता है। जैसे ही हमारा विजेट बिल्ड होता है, बिल्ड भी नहीं, उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप क्रिएट स्टेट में आता है, उसके बाद जैसे ही कोई क्लास से अगर डेटा आ रहा है और वो इनहेरिट हो रहा है तो डिड चेंज डिपेंडेंसीज में वो कॉल हो जाता है। नेक्स्ट है बिल्ड, जो यूआई को रेंडर करता है कि यूआई हमारी कैसी दिखेगी। सेकंड है सेट स्टेट। सेट स्टेट में यूआई रीबिल्ड होती है। हमारी एप्लीकेशन रन हुई, बिल्ड तक हमें हमारी यूआई दिख गई, बट अगर कोई डेटा अपडेशन हो रहा है तो सेट स्टेट कॉल होगा। सेट स्टेट कॉल होते ही हमारी यूआई वापस से रीबिल्ड होगी। नेक्स्ट है डिड अपडेट विजेट। डिड अपडेट विजेट में अगर पेरेंट से कोई भी डेटा पास होता है तो वो अपडेट होता है, इसलिए हम डिड अपडेट विजेट को कॉल करते हैं। सेकेंड लास्ट है डीएक्टिवेट। अगर हमें कुछ भी अपनी विजेट ट्री से रिमूव करना है किसी विजेट को, तो हम उसको डीएक्टिवेट फंक्शन में डालते हैं। लास्ट है डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब है कि जैसे स्ट्रीम्स कंट्रोलर, जैसे टैब कंट्रोलर, अगर हम कोई कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो डिस्पोज का हम यूज़ करते हैं, जो कोड जो हमारे यूआई को क्लीन अप करने पे काम आता है और सबसे एंड में कॉल होता है। ये लाइफ साइकिल इसी सीक्वेंस में ही रन होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी यूआई कैसे बनती है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। यूआई में कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी है या कौन कौन सी चीज़ किस विजेट को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो हमारे इस यूआई में सबसे पहला है स्कैफोल्ड, द फाउंडेशनल स्ट्रक्चर। स्कैफोल्ड इस पूरे विजेट को रिप्रेजेंट करता है। ऐप बार, द बार एट द टॉप, ये ऐप बार है। कॉलम, अरेंजेस विजेट्स वर्टिकली। अब हमने कॉलम लिया है, इस कॉलम के अंदर जितने भी हमारे विजेट्स हैं वो वर्टिकली अरेंज्ड है। नेक्स्ट है टेक्स्ट फील्ड, बॉक्स फॉर यूज़र टेक्स्ट इनपुट। ये एक टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पर हम यूज़र से अपना इनपुट लेंगे। एलिवेटेड बटन, क्लासिक बटन विद शैडो। ये एक एलिवेटेड बटन है। एलिवेटेड बटन मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, जिसमें पीछे से शैडो आ रही हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट, डिस्प्लेज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट। माई नेम इज फ्लटर, ये एक टेक्स्ट विजेट है। इमेज, डिस्प्लेज एन इमेज, ये इमेज विजेट है जो इमेज को डिस्प्ले करता है। आइकन, डिस्प्लेज एन आइकन, ये आइकन्स हैं हमारे आइकन विजेट्स। कंटेनर फॉर लेआउट, पैडिंग, डेकोरेशन एक्सेट्रा। और ये पूरा ब्लू बॉक्स एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट विजेट, इमेज विजेट, आइकन विजेट्स प्लेस्ड हैं। कंटेनर विजेट्स एक तरीके से बॉक्स हो गया जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे हमारे बेसिक विजेट्स हैं जो एक नॉर्मल यूआई को बनाने के लिए यूज़ आते हैं। अब ये सारे हमारे विजेट्स मिल करके एक यूआई बनाते हैं, जो बेसिक विजेट्स हैं किसी भी यूआई को क्रिएट करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। जब हम कोड करते हैं तो हम हमारी होम स्क्रीन कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। माइट बी
कि ये कोड आपको विजिबल नहीं होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। पहले आता है स्कैफोल्ड, उसके अंदर आता है ऐप बार, और हम इसमें हमारी ऐप बार की क्लास को या ऐप बार विजेट को जो इनबिल्ट फ्लटर का है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम हमारी बॉडी में कॉलम लेंगे, जैसा कि उस यूआई में था कि एक ऐप बार था, फिर कॉलम था, फिर टेक्स्ट फील्ड था, फिर बटन था, कंटेनर, देन टेक्स्ट, इमेज एंड आइकन्स, ऐसे करके था उस यूआई में। तो हम लेंगे कॉलम, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर हमारे सारे ये विजिट्स जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले जाएगा टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर हम हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे, देन कॉमा, और ये सारा पार्ट हम रिटर्न करते हैं बिल्ड फंक्शन के अंदर। हो गया। देन हमारे पास रहेगा बटन, एलिवेटेड बटन, देन रहेगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम वापस से कॉलम लेंगे, क्योंकि उसके अंदर और इसके अंदर हमारे टेक्स्ट विजेट रहेंगे, इमेज, आइकन्स और सारे विजेट्स रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड का स्ट्रक्चर रहता है। तो आज हमने सीखा कि फ्लटर क्या है, मल्टी प्लेटफॉर्म है, ब्यूटीफुल यूएस के लिए यूज़ आता है, फ्लटर डॉक्टर का क्या रोल है, क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, विजेट्स क्या हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट्स, फ्लटर की लाइफ साइकिल हमने पढ़ी, हमने यूआई के बारे में पढ़ा, स्कैफोल्ड, ऐप बार, कॉलम। अब हमें हमारी स्क्रीन बनानी है, वो भी स्क्रैच से। बटन का टेक्स्ट, ऐप बार, इन सबको हमें यूज़ करना सीखना है, और एक बटन बनाना है जो भी हम इनपुट डालेंगे टेक्स्ट फील्ड में वो हमारे कंसोल में प्रिंट करेगा। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन का कि हमने क्या सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. We will meet in the next videos for the module 2 and we will be learning all those topics.